Good morning, students. Today we are going to do MCQ questions of work, energy, and power. Okay, now let us start with the first question. A body of mass 3 kg is under a constant force S meters in it gives by is given by the relation S is equal to 1 by 3 t square, where t is in second. Work done by the force in 2 second is. ओके क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एक बॉडी दे रखी है जिसका मास आपको 3 kg दे रखा है, ठीक है, अंडर अ कांस्टेंट फोर्स s मीटर्स है आपके पास, गिवन बाय द रिलेशन s इज इक्वल टू 1 बाय 3 टी स्क्वायर, जहाँ पर टी आपका सेकेंड है। तो आपको वर्क डन निकालना है, क्वेश्चन में वर्क डन निकालना है और कहाँ पर निकालना है, 2 सेकेंड्स में वर्क डन की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो कि वर्क डन क्या होता है आपके पास, हमने किया था वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है आपका वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। एंड फोर्स कैन बी रिटन एज, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया दैट इज मास एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू तो दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है हमें दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3 टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमें गिवन है, तो वी विल पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो जो भी हमें पोजीशन गिवन है उसका हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास आता है वेलोसिटी, और अगर हम उसका एक और बार डेरिवेटिव करते हैं, यानी जो आपका आ गया है वेलोसिटी उसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, हमारे पास एस भी गिवन है और हमारे पास मास भी गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए s इज इक्वल टू 1 बाय 3 टी स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी डी एस बाई डी टी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज आप इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि x की पावर n होता है, अगर हमें उसका डेरिवेटिव करना है तो क्या आ जाता है, n आपका आगे आ जाता है और पावर में से 1 क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आपका डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बाय 3, द कांस्टेंट आपका t का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आपका आगे आ जाएगा और t की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, तो इट विल बी इक्वल टू 2 बाय 3 t। ओके, सिमिलरली इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, आपको इसका एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा दैट इज dv बाय dt। तो अगर आप इसका एक और बार डेरिवेटिव करते हैं तो t की पावर है 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 यहाँ पर आगे और 1 माइनस 1, टी की पावर क्या हो जाएगी आपकी, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, और किसी की भी पावर ज़ीरो क्या होता है, हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1, तो ये आ जाएगा 2 बाय 3 इंटू 1 दैट इज़ 2 बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, मास हमें गिवन है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है दैट इज़ 1 बाय 3 टी स्क्वायर। बट इन्होंने क्योंकि कह रखा है हमें किस टाइम पे चाहिए, 2 सेकेंड में, पुट द वैल्यूज़ है, तो पहले एस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज़ 1 बाय 3 टी स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट टी इज़ इक्वल टू एट 2 सेकेंड्स पे निकालना है आपने, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 बाय 3 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4 बाय 3, ठीक है। तो आपके पास देखिए s की वैल्यू भी आ गई 4 बाय 3, एक्सेलरेशन भी आ गया और आपके पास मास भी है। पुट द वैल्यूज, वर्क डन विल बी इक्वल टू, मास है आपके पास 3 kg, ठीक है, SI यूनिट में ही है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 बाय 3 एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज 4 बाय 3। ओके, तो सॉल्व इट, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, दिस इज 8 बाय 3 जूल्स। ओके, तो योर आंसर इज 8 by 3 joules, that is your option D is correct. Okay, these type of questions are important, so you should know the basic concept and the basic formulas of differentiation as well as integration. Okay, now let us move to the next question. Now let us discuss question number 2.
A force F acting on an object varies with the distance x as shown in the figure here. The force is in Newton and x is in meter. The work done by the force in moving object from x equal to 0 to x equal to 6 is. देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक फोर्स है F जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और वो वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ, जो कि हमने ये फिगर में दिखा रखा है. जो फोर्स है वो आपको किस में दे रखी है, न्यूटन में दे रखी है, और जो डिस्टेंस है वो आपको मीटर्स में दे रखा है. ओके, तो आपको वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 तक. ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एरिया के क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, बट अब यहाँ पर हम वर्क डन में करेंगे. ठीक है, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आपका यहाँ पे निकलेगा दैट इज एरिया ऑफ फोर्स एंड जो आपका डिस्टेंस दे रखा है उसके अंदर का एरिया. ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो एरिया अंडर द कर्व होगा आपका, ठीक है, जो कि आपका फोर्स और डिस्टेंस के बीच में आ रहा है. तो यानी ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस होल एरिया रिप्रेजेंट वर्क डन. ये सारा का सारा एरिया आपका वर्क डन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिगर क्या है आपका, दिस इज ट्रिपीजियम. ओके, जो ये आपका फिगर बन रहा है दिस इज ट्रिपीजियम. ओके, तो अगर हमें एरिया निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो हमें इसका एरिया निकालना होगा ट्रिपीजियम का. और ट्रिपीजियम के एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आपके पास क्या होता है, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ इनटू sum of parallel sides into height. ओके, तो देखिए आपको क्या करना होता है, जो आपकी पैरेलल साइड है उनका सम करना होता है. अब देखिए इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड आपकी ये है. ठीक है, तो ये जो पैरेलल साइड है इनका सम होता है, और जो इनके बीच की हाइट है, मतलब इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि ये है, दिस इज नोन एज हाइट. जो पैरेलल साइड के बीच का क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द हाइट. ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो हेयर हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. अब देखिए ये वैल्यू आपकी कहाँ तक है, 3 तक है, तो इसकी वैल्यू है आपकी 3 पैरेलल साइड की, और इस पैरेलल साइड की आपकी वैल्यू है 6. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है, 6 है. तो ये आ जाएगा आपका 3 + 6 इंटू हाइट. हाइट जो है, जो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर 3 है आपके पास. तो दिस विल बी 3. ओके, सॉल्व इट. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इफ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट 13.5 जूल्स. ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके उसके आंसर आ जाएगा 13.5 जूल्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इट इज़ बी इज करेक्ट. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरिया अंडर फोर्स आपका डिस्टेंस ग्राफ होता है दैट इज़ वर्क डन. ठीक है, और ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लिया ट्रेपीजियम का. ठीक है, इसको एक तरह और से किया जा सकता है, ये तो हमने डायरेक्टली ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज़ कर लिया. ठीक है, बट इसको दूसरे मेथड से कैसे किया जा सकता है, देखिए जो एरिया है ये पूरा का पूरा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो स्क्वायर बन रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो आपका ट्राइंगल बन रहा है. तो आप क्या कर सकते हैं, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं साइड इंटू साइड, और ये आपका ट्राइंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, और उन दोनों के एरियाज़ को आप प्लस करेंगे तब भी आपके पास सेम यही आंसर आएगा. ठीक है, देखिए अगर हम साइड इंटू साइड करते हैं तो 3 इंटू 3 हो गया आपके पास 9. ठीक है, प्लस आपका एरिया जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस. देखिए ध्यान से, बेस कितना है यहाँ पे 3 से लेके 6, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है 3, और हाइट भी कितनी है 3 है. ठीक है, तो इफ़ यू विल सॉल्व ये क्या आ जाएगा आपके पास 9/2, 9 + 9/2, तो कितना हो जाएगा 9/2 आपके पास 4.5 होता है, प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 13.5. ओके, तो आप किसी भी मेथड से निकालिए आंसर आपका 13.5 जूल्स ही आएगा. ओके, इट इज़ अप टू यू. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is question number 3. A bomb of mass 30 kg at rest explode into two pieces of masses 18 kg and 12 kg.
The velocity of 18 kg mass is 6 मीटर पर सेकेंड. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज. देखिए क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि एक बॉम्ब है जिसका मास है 30 kg जो कि रेस्ट पे है. ओके कहाँ पर है? रेस्ट पे है. वो एक्सप्लोड करता है 2 पीसेस में. ठीक है, एक जो मतलब एक बॉम्ब हुआ वो 2 में एक्सप्लोजन हो गया, उसका 2 टुकड़े बन गए. एक टुकड़े का मास जो हो गया 18 kg हो गया और सेकेंड वाले का मास जो हो गया वो आपके पास 12 kg हो गया. ओके तो अब ये बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है 18 kg वाले मास की वो तो 6 मीटर पर सेकेंड है. तो आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अदर मास की, यानी 12 kg मास की आपने काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें कैलकुलेट करनी है. For this we will apply conservation of momentum. Okay, तो conservation of momentum आपका क्या होता है? Conservation of momentum. ठीक है ना, यानी आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन. ओके तो अब बॉम्ब जो है आपका एक्सप्लोड नहीं हुआ है बिफोर एक्सप्लोजन. ठीक है, तो बॉम्ब जो था उसका मास कितना था? 30 kg था और वो रेस्ट पे था. तो मास जो था वो 30 kg था, तो मास इनटू वेलोसिटी. रेस्ट पे था तो 0, दैट इज इक्वल टू वो एक्सप्लोड हो गया. कितने पीसेस में हुआ? 2 पीसेस में एक्सप्लोड हुआ. उसका मास कितना है आपके पास? मास 18 है और दूसरे वाले का मास जो है आपके पास 12 है. तो 18 इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी है 18 वाले की? 6 है. प्लस जो सेकेंड जो एक्सप्लोजन हुआ वो आपका मास था 12 और उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो वी विल राइट v. ठीक है ना, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर रहे हैं. ठीक है, जो हमारे पास होता है m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ओके बट यहाँ पर बॉम्ब था, ठीक है, जिसका मास हमें गिवन था, तो सिंपल हमने इसकी मास और वेलोसिटी को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन से पहले जब वो रेस्ट पे था. ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन वो 2 टुकड़ों में टूट गया, तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी आपस में क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी. एक पार्ट की हमें पता थी वेलोसिटी, दूसरे पार्ट की पता नहीं थी, तो वी हैव एज्यूम्ड इट एज v. ओके तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v. अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा आपका. ठीक है, यहाँ पे 18 6 आपका 108 होता है एंड दिस विल बी 12v. ठीक है, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 108 इज इक्वल टू 12v. तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? माइनस 108 डिवाइडेड बाय 12. okay if you will solve this you will get 9, that is minus 9 मीटर पर सेकेंड. तो आपकी जो वेलोसिटी है सेकेंड वाले पार्ट की वो आपके पास माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आ गई. बट हमें क्या निकालना है? हमें वेलोसिटी नहीं निकालनी है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर. ओके तो हमें जो है वो सेकेंड वाले पार्ट की निकालनी, अदर मास की, यानी 12 kg. तो यहाँ पर मास जो है वो हम 12 kg कंसिडर करेंगे और जो वेलोसिटी हमने निकाली है दैट इज माइनस 9 मीटर पर सेकेंड. ओके एक्चुअली हमें क्या था? वेलोसिटी चाहिए थी, तो इसीलिए हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल लगा के यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया. अब उस वेलोसिटी की वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देंगे, तो दिस विल बी हाफ. मास कितना आपके पास? 12 है. वेलोसिटी कितनी है? 9 है. तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर. ओके अब यहाँ पर इफ यू विल सॉल्व इट यू विल गेट, यहाँ से आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 इंटू 9 9 ज़ा 81. ओके तो अगर आप 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 486 जूल. ओके तो यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई दैट विल बी इक्वल टू 486 joule. Okay so our answer B is correct. Okay so in this way you will do these type of questions. Now let us move to the next question. Now the next question is a ball of mass 2 kg and another ball of mass 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each toward earth, the respective kinetic energy in the ratio of.
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक बॉल है जिसका मास 2 kg है और एक और बॉल है जिसका मास 4 kg है, उसे ड्रॉप करा जा रहा है टुगेदर, एक साथ ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि कितनी है, जो कि 60 फीट की है। इसके ऊपर से दो बॉल्स को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। एक का जो मास है वो आपके पास 2 kg है और दूसरी बॉल है उसका मास है आपके पास 4 kg, ठीक है, एक साथ ड्रॉप किया जा रहा है। आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच टूवर्ड्स अर्थ देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ, ठीक है। तो आपको निकालना है कि अगर वो फॉल करते हैं 30 फीट तक अर्थ की तरफ तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी दोनों बॉल्स को हम एक साथ फेंकते हैं तो बोथ बॉल जो होंगी वो अटेन करेंगी सेम वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर फॉलिंग थ्रू 30 फीट, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, v के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हमारे पास, दैट इज वी विल रिप्रेजेंट बाय E1, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर फर्स्ट वाले केस में, और सेकेंड वाले केस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ m2 v2 स्क्वायर, ओके। तो इनका रेशियो ले लेते हैं। देखिए, अगर हम रेशियो लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाफ और हाफ तो आपका कैंसिल हो जाएगा। जो फर्स्ट बॉल है इसका मास है हमारे पास 2, वेलोसिटी हमने दोनों की क्या एज्यूम कर ली है, v एज्यूम कर ली है, तो यहाँ पर v1 की जगह आ जाएगा v का स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड वाली बॉल का जो मास है आपके पास वो क्या है, दैट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 v स्क्वायर, ये v स्क्वायर से v स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा दैट इज 1/2, तो आपका क्या आंसर आ गया, 1:2, ओके। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि हमने क्या किया है, हम ये कह रहे हैं कि जो दोनों बॉल्स हैं वो अटेन करेंगी सेम वेलोसिटी v आफ्टर फॉलिंग थ्रू 30 फीट हाइट, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1:2, सो आर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड इनटू 2 पार्टिकल्स, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एक स्टेशनरी पार्टिकल दे रखा है, वो कितने में एक्सप्लोड हो जाता है, 2 पार्टिकल में एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। एक स्टेशनरी पार्टिकल था वो एक्सप्लोड हो गया आपके 2 पार्टिकल्स में, ऑफ मासेस m1 एंड m2, जिनके मास हमने रिप्रेजेंट कर दिया m1 और m2 के साथ, विच मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड v2। जो ये जो आपके एक्सप्लोड हुए हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक की वेलोसिटी जो है हमने v1 से रिप्रेजेंट कर दी और दूसरे की वेलोसिटी v2 से रिप्रेजेंट कर दी। तो आपको बताना है कि रेशियो जो होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, E1/E2 आपके पास क्या होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम कह सकते हैं क्या कि आपका, क्योंकि देखिए वेलोसिटीज़ ऑपोजिट हैं दोनों की, ठीक है ना, तो ऑपोजिट हैं दोनों की वेलोसिटी, ये आपका क्या था, रेस्ट में था, ठीक है। तो जो भी इस पार्टिकल का आपका मास था जो कि एक्सप्लोड हुआ 2 पार्टिकल में, ये रेस्ट में था, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्सप्लोजन से पहले मास 0 था, जो भी मास था ये रेस्ट पे था, तो मास को अगर हम रेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पर जो इसका मोमेंटम आएगा वो आपका आ जाएगा पार्टिकल का m1 v1। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है जो मास है ये वाला मास आपका m2, इसकी डायरेक्शन जो होगी इससे ऑपोजिट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -m2 v2, ओके। तो यहाँ से हम इसको उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कह सकते हैं कि हमारा m1 v1 जो है m2 v2 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है E1/E2। वी ऑलरेडी नो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, m1 v1 स्क्वायर जो आपका फर्स्ट बॉल का है और सेकेंड जो आपका फर्स्ट पार्टिकल का है, और सेकेंड वाले का हाफ
m2 v2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हाफ और ये हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, m1 v1 का होल स्क्वायर अपॉन m2 v2 का स्क्वायर। ओके, तो अब ये v1 का स्क्वायर है, यहाँ पर v2 का स्क्वायर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं m1 m2 के साथ, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें m1 m2 के साथ और डिवाइड भी करें m1 m2 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर अपॉन m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, साथ में आपके पास यहाँ पर ऊपर m2 बच जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, m1 बच गया। ओके, अब वी हैव ऑलरेडी डन कि m1 v1 जो है आपका किसके इक्वल है, m2 v2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, जो ये m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर है, इस टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं m1 v1 का होल स्क्वायर। वैसे सिमिलरली नीचे वाले टर्म को m2 v2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, इक्वल है आपका m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो जब आप इसको m1 v1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाली टर्म को m2 v2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय m2 अपॉन m1 क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, दैट इज m2 अपॉन m1। तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज m2 upon m1। So your answer A is correct. Okay, so in this way you will do these type of questions. Okay, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकते थे, क्योंकि m1 v1 का स्क्वायर था ये, और हमारे पास m1 v1 जो था वो m2 v2 के इक्वल था, तो इसीलिए इसको हमने m1 m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इसको v1 को v1 इंटू v1 और v2 इंटू v2 कर देते, तो हमारे पास ऑप्शन में कोई भी आंसर जो था वो v की टर्म्स में नहीं था, ठीक है ना, मास और वेलोसिटी की टर्म में ज़रूर था। तो इसीलिए फिर हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया m1 m2 के साथ। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.